नमस्कार, आप देख रहे हैं इश्यू टुनाइट। मैं हूं कुमार आकाश। केंद्र की मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई। कैबिनेट के बाद सरकार इसके लिए संसद में संशोधन विधेयक लाएगी। हालांकि मोदी कैबिनेट का यह फैसला जाट आरक्षण के पेंच को सुलझाने से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जाट समुदाय आरक्षण के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। क्या असर होगा इस नए आयोग का, और क्या नए आयोग को इतने अधिकार मिल पाएंगे कि फैसले पर कोई हस्तक्षेप ना कर पाए? इन सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है। ताजा फैसला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के हित में काम करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का गठन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से देश में ओबीसी कैटेगरी के लिए भी SC/ST कमीशन की तर्ज पर NSEBC का गठन किया जाएगा। NSEBC एक संवैधानिक संस्था होगी और ओबीसी सूची में नई जाति का नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी हो जाएगी। NSEBC के गठन की कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान में संशोधन प्रस्ताव लाएगी। फिलहाल ओबीसी सूची में जातियों को जोड़ने अथवा हटाने का काम सरकार के स्तर पर किया जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का ये फैसला जाट आरक्षण समेत देश में ओबीसी आरक्षण की अन्य मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस फैसले का क्या असर होता है, क्या परिणाम सामने आएंगे, किस तरह से पिछड़े वर्ग की दशा सुधरेगी। खबर फास्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये थी खास रिपोर्ट, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले भाजपा नेता प्रदीप हुड्डा, कांग्रेस नेता नसीब पंघाल, वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र, इनेलो नेता प्रदीप देशवाल, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य और अधिवक्ता हैं अजय कुमार दुआ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भाजपा नेता प्रदीप हुड्डा आपसे करना चाहता हूं। इस नए आयोग के गठन के बाद आपकी सरकार ऐसा कौन सा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है जो इससे पहले नहीं उठा पाई थी? देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो आज 23 मार्च है, तो मैं अपने शहीदों को नमन करता हूं। और जो आप पूछ रहे हैं वो एक ही शब्द है, बदलाव जी, जो निरंतर समाज की जरूरत है। चाहे आज हम शहीदी दिवस के मौके पर हैं, तो चाहे हम शहीद भगत सिंह को देखें, महात्मा गांधी को देखें, गोपाल कृष्ण गोखले को देखें, ईश्वर चंद विद्यासागर को देखें, जहां एक तरफ क्रांतिकारी लहर चल रही थी, वहां सामाजिक बदलाव की भी जरूरत चल रही थी। और वो सोशल रिफॉर्मर उस समय पे, चाहे आर्य समाज आया, स्वामी दयानंद जी आए, विवेकानंद जी आए, तो उस चीज में समाज में एक निरंतर किसी भी चीज के बदलाव सबसे बड़ी जरूरत है। और 25 साल पहले जब ये कमीशन बना था, तो इसमें अभी तक कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। उस बदलाव के लिए जो 25 साल में दुनिया इतनी आगे चली गई है, उसके लिए इसकी जरूरत है। और आज इसको संवैधानिक करने की जरूरत है, जिससे हम इस देश को सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्ट कर सके। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो इस देश को चलाएंगी, जो इस देश का निर्माण करेंगी, उनके लिए जरूरत है। और सही समय पर बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। चलिए ठीक है। कांग्रेस नेता नसीब पंघाल, सरकार के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना बेहतर हो पाएगा ये पिछड़े वर्ग के लिए? कुमार जी देखिए, जो अभी सरकार ने ऐलान किया कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए,
मैं तो फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी इसका पूरा लेखा जोखा अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। जी। सिर्फ अफवाहों का है कि मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकता और इसकी तारीफ भी नहीं कर सकता। जब तक पूरा मामला सामने नहीं आ जाएगा, इसकी पावर्स क्या होंगी, ये काम क्या करेगा, इसका कार्य करने का तरीका क्या होगा और पास करने का तरीका क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती और ये जो अभी आरक्षण चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए है या उसको बिल्कुल आगे कोई हिला ना पाए इसलिए है, तो जल्दबाजी होगी अभी इसके बारे में कहने के लिए। देखिए, इसमें कहा यह भी जा रहा है कि पूरे के पूरे एक संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे, खास शक्तियां दी जाएंगी जिससे बेहतर तरीके से पिछड़े वर्ग का विकास हो पाएगा। मंशा कैसी लगती है आपको सरकार की? मंशा की अगर मैं बात करूं, अगर हम आरक्षण स्टार्टिंग से देखें तो शुरू में आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, इसमें कोई नहीं। आरक्षण आगे बढ़ता चला गया। आज स्थिति ये है कि कई और जातियां आरक्षण मांगने लग गई हैं और जिनको पहले आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर कोई नई जाति आरक्षण मांगती है, जिस तरह गुजरात के अंदर पटेल मांग रहे हैं, हरियाणा में जाट मांग रहे हैं, ये नई जाति आरक्षण मांगने के लिए उभर के आई है हिंदुस्तान में। और इसके अंदर जो प्रावधान बताया गया कि जो भी आपको इसके अंदर डलवाना होगा ओबीसी के अंदर, तो संसद में पास करवाना होगा। इसमें सबसे बड़ी टेक्निकल जो मुझे अब तक लग रहा है कि संसद में अगर जाटों के या पटेलों के अगर उनके एमपीज नहीं है, मान लीजिए 513 एमपी के अंदर आज जाटों के 4.5 एमपी पूरी लोकसभा में है और बाकी 4 आदमी 513 के आगे अपनी कितनी आवाज उठा पाएंगे, कितनी नहीं उठा पाएंगे, बाकी एमपी जो सपोर्ट करेंगे और जातियों से एमपी आए हैं। इसमें एक बड़ा टेक्निकल पेच है। इसमें सबसे खास बात ये होगी, जिस तरह यूपी के अंदर यादव ज्यादा आते हैं और जो आपके और अदर स्टेट में ज्यादा एमपीज आ गए, अगर उन्होंने इसका मिसयूज कर लिया अपनी बात सरकार मनवाने के लिए इस ओबीसी में, तो बड़ी दुखद स्थिति हो जाएगी हिंदुस्तान की। चलिए, इनेलो नेता प्रदीप देशवाल, आप किस नजरिए से इस पूरे फैसले को देखते हैं और मंशा क्या लगती है सरकार की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता तो अपनी पार्टी की जो जिम्मेवारी है उनको निभा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु यहाँ पैनल पर मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको विस्तृत जानकारी नहीं, हमें भी नहीं है। जब तक इसकी पूरी डिटेल ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती तब तक भाई नसीब पंघाल जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। परंतु इतना जरूर कहूँगा, जो नसीब पंघाल जी ने भी कहा है कि हम मान लें कि हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन देने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए, तो हरियाणा में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के, वो 8 की 8 जो इनके सांसद हैं वो भी सरकार के कहे अनुसार मत नहीं डालेंगे। राजकुमार सैनी जैसे सांसद हैं इनके, जो इनके खिलाफ जाएंगे और ऐसी स्थिति में जब पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, आपको बिल पास कराना पड़ता है। तो लेकिन प्रदीप देशवाल, सवाल यह भी उठता है कि जनता ही चुनती है उन नेताओं को, और अगर जनता द्वारा चुने नेताओं पर भी अगर कहें कि भरोसा नहीं रहा, तो फिर नेताओं पर भरोसा होता, अगर सत्ताधारी पार्टी पर भरोसा होता तो बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं तो आंदोलन ही खत्म हो जाता, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री आश्वासन दे देता है तो विश्वास वो करने या ना करने का कोई सवाल नहीं रह जाता। फिर वही आश्वासन 1 साल के बाद तक झूठा सिद्ध होता है तो सवाल खड़े होते हैं और प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सुधार करना चाहती तो सुधार करे, परंतु चुनाव से पहले जो इन लोगों ने वायदे किए थे, उन्होंने वादा किया था जाट सहित जो 6 जातियां हैं उनको आरक्षण देने का वायदा किया था, वायदा पूरा करे। जो इनके गृह मंत्री राजनाथ जी ने जो वायदे किए थे उनको पूरा करे। मुझे तो सारा इस सब कुछ यही लग रहा है। प्रदीप देशवाल, वायदा पूरा करने के लिए ही इसका गठन किया, क्या लगता है ये वायदा पूरा करने की कोशिश की ओर आगे नहीं बढ़ रहे? इस तरह के आश्वासन भारतीय जनता पार्टी बार बार दे चुकी, कह चुके हैं। इसी चैनल के माध्यम से भी बीजेपी के अन्य प्रवक्ताओं ने कहा, और मैंने उस समय भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति जाट समाज व कुछ अन्य जातियां जैसे कि पटेल हैं, मराठे हैं, उनके खिलाफ है। ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, समस्या और मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहले ही शामिल कर दिया था कि जो रिजर्वेशन दी जाएगी वो एजुकेशन और सोशली बैकवर्ड को दी जाएगी। अगर आपको ज्यादा जरूरी लगता है तो आप दोबारा से किसी एजेंसी से सर्वे करा लीजिए, किसी भी एजेंसी से। जी, चलिए ठीक है, सर्वे कराइए, आप पता चल जाएगा अपने आप कि किसको जरूरत है किसको नहीं है। इस तरह तो जाट आरक्षण को उलझाने की मेरी कोई साजिश नहीं। प्रदीप जी, इसी नीति और नियत के कारण इतना मैंडेट दे रहे हैं हमें।
जनता हमें इतना मैंडेट देकर भेज रही है, वो इसी नीति और नियत पे प्रदीप जी, हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं। बात आज टेक्निकल बात ये है, जिस तरह अभी प्रदीप भाई ने कहा कि राजकुमार सांसद जैसे सैनिक सांसद स्पोर्ट निगम, इसमें जो आज के दिन टिकट बंटवारा होता है एमपी का हो एमएलए का हो, कुमार भाई ये देखिए ना, जो पहले आसन चला हुआ है, आपने बता दिया कि ये सीट एससी के लिए रिजर्व है, तो वह एससी को आप दे रहे हैं, जहाँ ओबीसी रिजर्व है ओबीसी को आप दे रहे हैं। मेरा कहने का, अगर आज के दिन कोई नई जाति आरक्षण मांगती है और जो पहले से वहां बैठे हुए हैं, जो क्या वो उस जात को अपनी जात के अंदर घुसने देंगे क्या? नसीब जी, उसी के लिए तो ये बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव हम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई प्रदीप, मैंने कोई आपके बुरा मैंने कहा, लेकिन मैंने जो जितना तक मैंने सुना है, जितना तक मैंने पढ़ा है, मैंने अपना ये टेक्निकल पॉइंट आपके सामने रखा कि मेरा सुझाव, मैं हो सकता है आपने कोई और अच्छा विकल्प सोच रखा हो, मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इसमें ये टेक्निकल पॉइंट हो सकता है कि जिस जाति का ऊपर प्रतिनिधित्व होगा और उस जाति कोई दिक्कत आती है तो वहाँ बड़ी। जी चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? क्या जाटों को आरक्षण देने के लिए इसका गठन किया गया है या फिर मामला कुछ और है? नहीं, जहाँ तक मैं देखता हूँ केंद्र सरकार की जो पहल है वो इस अच्छा है, अच्छी पहल है। और अभी तक क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। अब तक सरकार आरक्षण देने के लिए अपने स्तर पे या अध्यादेश के स्तर पे या चुनावी मकसद से फैसला लेती रही है, और उस फैसले को जो दूसरा वर्ग है वो कोर्ट में चैलेंज करते रहे हैं। लेकिन यदि संवैधानिक दर्जा मिल जाए इसको और ये बात तय हो जाए कि संसद में मंजूरी के बाद ही किसी जाति को जोड़ा जा सकता है या किसी जाति को निकाला जा सकता है, तो इसके बाद क्या होगा कि कोई भी दल राजनीतिक फैसला नहीं कर पाएगा। चुनाव आने वाला है या चुनाव में जा रहे हो कोई सरकार और वो राजनीतिक रूप से किसी जाति या समुदाय के लिए कोई तोहफा छोड़ दे, जैसा होता रहा है पिछले आप सरकारों में देखा आपने, 2-3 सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने ऐसा किया था और उसको कोर्ट में चैलेंज दिया गया और वो चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, उसको आरक्षण नहीं मिला। तो इन चीजों से बचने के लिए जो इनको संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाएगा और संसद मंजूरी के बाद ही ऐसा हो पाएगा, तो उस फैसले के बाद जैसे SC ST को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है आयोग को और उसके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वैसे ही इस फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकेगी। अब सवाल यह है कि इसमें एक शर्त है कि एक अध्ययन होगा देश में कि कौन सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसका एक अध्ययन होगा। तो जिस भी समुदाय को लगेगा कि हम पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए तो ये अच्छा है कि उनको उनकी बात मानी जाएगी और उनका अध्ययन होगा और उनको जाने का मौका मिला। अभी जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि आरक्षण पा रही हैं और हो सकता है उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर आगे आ गया हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है और पहले ही इसमें शक सुबह की मुझे नहीं लगता है कि तुरंत अभी इस पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए कि ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा होगा जी, ये होगा जी। पहले आप होने तो दीजिए, देखिए तो, क्योंकि संविधान में संशोधन होने जा रहा है, संशोधन होगा, आर्टिकल 341, 342 में संशोधन होगा और जो 1993 में कानून आया हुआ था उसे खत्म किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें एक बदलाव के संकेत हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर जोगेंद्र मोहरा, आपको क्या कुछ लगता है किस तरह से सरकार अब आगे बढ़ रही है? जैसा कि बात करें SC ST, वहाँ का भी एक अलग से संवैधानिक पूरी उसकी प्रक्रिया है, उसमें ताकत है, शक्तियाँ निहित हैं सारी। अब पिछड़ा वर्ग के लिए उत्थान के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, कितना सही इस फैसले को मानते हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ साबित हो सकते हैं? देखिए कुमार जी, हमें आरक्षण को बहुत एक समझना होगा जी। जब भारत में संविधान लागू होता है और उसके बाद भारत के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाता है तो कोई विरोध नहीं होता है जी। विरोध की शुरुआत होती है जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1991 में पहली बार लागू होती है, तो वहीं से मामला जो है सारा का सारा जो होता है मामला। अब देखना ये है कि प्रॉब्लम क्या पे है। SC और ST को तो मान लिया है कि वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। जो OBC की बात है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात है, वहां पे बहुत ही मुश्किल का काम हो रहा है, बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। जैसे जो जातियां आज मतलब बैकवर्ड क्लास में पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, उनमें और जो अन्य जातियां संघर्ष कर रही हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक रूप से जो फर्क है, अंतर करना है, वो बहुत मुश्किल का काम है। अब जहां तक जितनी भी बातें होती हैं उन बातों को हम बहुत गहराई से देखें तो एक संवैधानिक बात है, संवैधानिक दर्जे की बात आती है। जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो अब भी आज भी वर्तमान रूप में काम कर रहा है, आज तक तो कर ही रहा है जिस भी तरीके से कर रहा है, वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है सरकार को सलाह देना कि कोई भी मतलब अब यूं करें कि संविधान की जो मतलब संसद की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। आज भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो सलाह देता है, जो कैबिनेट में जो आप अध्यादेश लाते हैं, उसको कानून बनाने के संसद की आज भी जरूरत है। आज भी राष्ट्रीय जो पिछड़ा आयोग है वो अगर सरकार को सलाह देता है, किस बात की सलाह देता है? जी जी। जो मंडल कमीशन जो मतलब बना था, उसके ऊपर जो एक्ट पास हुआ, ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ, 27% जो आरक्षण लागू हुआ, उसके अंदर देखिए कि केस आया इंदिरा साहनी वर्सेस ऑफ इंडिया। वो सुप्रीम कोर्ट का अगर हम उसको मतलब बाइबल मान लें, उसको गीता मान लें आरक्षण को समझने के लिए, तो वो इतना क्लियर कट है, उसके अंदर एक एक चीज को बहुत मतलब संविधान ने बहुत ही साफ तरीके से किया है। और उसमें लिखा है कि जो मतलब किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल और ना शामिल करना वो कार्यपालिका का काम है, लेकिन कार्यपालिका किसकी सलाह पे कार्य करेगी? वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की सलाह पे कार्य करेगी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ये सलाह देगा कि ये बताएगा कि यह जाति वास्तव में पिछड़ी है या नहीं है। एक बात ये तो शामिल करने की बात है। दूसरी बात यह है कि कोई जाति अगर सक्षम हो गई है आरक्षण के उस पे, तो उसको बाहर किया जाए। ये दो चीजें लेके अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो कार्य कर रहा था वो सलाह देता है। तो एक तो किसी भी सरकार ने कोई पहल ही नहीं की, किसी प्रकार से भी पहले जो सरकार रही, आज इस आयोग के बनने से पहल नहीं कह सकते हम जी, कोई पहल नहीं कह सकते। और मुझे एक बहुत खतरनाक स्थिति इस देश के अंदर दिखाई दे रही है। जब राजनीति को बहुत तरीके से और समझ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें, आज देश की 70 साल की आजादी के बाद ये होना चाहिए था कि इस देश के अंदर हर नागरिक समान रूप से माना जाए। ये देश मतलब भले ही हम कितनी सिद्धांत की बातें करते रहे, और इस देश की राजनीति ने इस देश के नागरिक को जातियों में बांट दिया है। कहीं ये मतलब बहुत खतरनाक स्थिति पे कहीं मतलब ये जातीय गणना के आधार पर कोई चीज ना आ जाए। अगर जातीय गणना के आधार पर स्थिति आती है तो इस देश के लिए मैं बहुत खतरनाक स्थिति देख रहा हूं आज राजनीतिक रूप से, कि इस देश का मतलब अल्पसंख्यक के रूप में, बहुसंख्यक के रूप में जो बांटने की स्थिति है लोकतंत्र के, जो मतों के अंदर बांटने की स्थिति है, अगर मान लो इस कमीशन की आड़ में कहीं ना कहीं कोई चीजें पूरे का पूरा राजनीति दल अपने तरीके से कार्य करेंगे, जो चीजें हैं वो कहीं बांटने की राजनीति इतने खतरनाक स्थिति तक न पहुंच जाए कि यहाँ पर जातियों पे फिर दोबारा से मतलब जैसे ही मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि मतलब आप देखिए कि जब तक ओबीसी मतलब नहीं लागू होता है तब तक इन जातियों में कोई संघर्ष नहीं है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। संघर्ष जब शुरू होता है कि आप किसानी उसको देखिए कि किसान समूह की जितनी भी जातियां, मैं किसी एक जाति का नाम ना लूं, जो किसान समूह की जातियां हैं वो आज पिछड़ा उसका लाभ ले रही हैं, ठीक है, पिछड़ेपन का लाभ रही है, ओबीसी में है वो। और दूसरी किसान जातियां संघर्ष कर रही हैं, उनके बराबर की जातियां हैं, वो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से। और पहले भी आरक्षण का जो आधार था, जो आरक्षण का आधार था, आप सामाजिक रूप से तो पिछड़ा नहीं कह सकते। ओबीसी में आज अगर यूं कहे कि यादव जाट से किस प्रकार से पिछड़ा है, पटेल गुर्जर से किस प्रकार पिछड़ा है, गुर्जर किस प्रकार से पिछड़ा है, या और अन्य जातियां जो आरक्षण में, सैनी को ही हमारा लगा ले। अगर हरियाणा में हम एक स्थिति देखें, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र का सैनी है वो महेंद्रगढ़ के जो मतलब जाट है या अन्य जातियां उससे तो ज्यादा वो है, संपन्न है, क्योंकि वहां पे पानी अच्छा है, वहां पे धान की खेती होती है, वो किसान है मूल रूप से। तो जो किसान जातियां आज आरक्षण ले रही हैं, वो दूसरी जो किसान जातियां जो आरक्षण नहीं ले रही हैं, उनसे किस प्रकार से भिन्न है। ये पहले भी ये संघर्ष तो तब शुरू हुआ है जब ये बहुत मुश्किल का काम है जी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब या तो पूरा का पूरा क्या है कि पूरा एक बार से ये बिल्कुल रिसफल हो जाए, रिसफल हो कि ये जो मतलब अब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा आयोग जो राष्ट्रीय बनाया है, ये पूरे देश का दोबारा से सर्वे हो और नए मानक बने। अब दिक्कत क्या होती है कि जब सर्वे होते हैं वो पुराने मानकों पे होते हैं। अब स्टैंडर्ड बदल चुका है, पुराने मानकों पर अगर हम देखेंगे तो वो जातियां अगर पुराने जो जातियां आज आरक्षण मांग रही हैं उनको पुराने मानकों की तरह से मतलब अगर आप उनका पिछड़ापन ढूंढने सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ापन करेंगे, सामाजिक तो नहीं है, सामाजिक तो आर्थिक रूप से हम एक राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। अब SC ST के लिए तो ठीक है कि दलित के लिए तो ठीक है कि उन्होंने सालों सालों तक बहुत अन्याय सहन किया है, लेकिन जो मतलब बैकवर्ड क्लासेज है, जो पिछड़ा वर्ग का जिसको हम कहते हैं, पिछड़ी जातियां कहते हैं, उनमें तो कहीं कोई फर्क नहीं है। उनमें तो जातियों के रूप से अगर सामाजिक रूप से आप फर्क करने लगे तो फर्क नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत मुश्किल का काम है। तो अगर आरक्षण की जो स्थिति है, ये देश मैं इस देश से मतलब आज, और मुझे इस खुशी बात है कि हम बहुत बड़े चिंतन पे बहुत बड़े उसमें चिंतन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा पैनल यहाँ पे है जी। तो हम देश के सामने एक ये है कि पूरा देश इस बात को स्वीकार करे कि इस राष्ट्रीय जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा आयोग है, ये पूरे देश को दोबारा से मतलब बिल्कुल आर्थिक आधार पे
ये देखे कि वास्तव में अगर ये मतलब ये देश आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण पे चला जाता है तो इसका इलाज मुझे कुछ बस यही इलाज नजर आता है। ठीक, सामाजिक रूप से कोई मुझे नहीं लग रहा है कि सामाजिक रूप से एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। सामाजिक और मोर शैक्षणिक मोर होगी तो साहब आर्थिक के automatically मोर आ साहब ने जाएगा। सही मुद्दा उठाया है कि इनकी जरूरत है राष्ट्रीय स्तर पे। इसमें एक जो है आज की जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है आयोग को, इसमें एक खास बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत 26C में बदलाव किया जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि जो क्राइटेरिया है उसको परिभाषित किया जाएगा कि कौन जाति या कौन समुदाय शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए एक परिभाषा तय कर दी जाएगी, एक मानक बनाए जाएंगे ताकि आगे से दिक्कत ना हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके ये सही साथ है, 41 बद्र जी जो और बात 42 करे, शंभू जी बहुत पते की बात करे, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहता हूं कि जहां इंक्लूजन के लिए मारामारी हो रही है, अब एक्सक्लूजन का भी टाइम आ गया है जी। कि जिन जातियों को आरक्षण मिला हुआ है उनका भी सर्वे हो, सभी का हो, उन मापदंडों पे ये नहीं कि जो जातियां मांग रही हैं उनका सर्वे हो। जो जातियां एक समूह की उनकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति जिस बात को हम कहते हैं, वो सर्वे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछड़ा वर्ग जिसको हम करें, वो जो जातियां आज आरक्षण ले रही हैं और जो जातियां आरक्षण मांग रही है, अन्य जो जातियां हैं जो आरक्षण मांगने की लाइन में नहीं है चाहिए, ठीक है। उन सभी जातियों का और जातीय भेद को ना बताए बिना कि उसकी जो कार्य प्रणाली उस तरीके से हो कि ये देश जातियों में ना बटे, जो पैमाना बढ़े, जो मापदंड आए वो मापदंड इस तरीके से आए। अगर ये लगता है कि कोई जाति ऐसी गलती से आ गई है कि जिसका मतलब शैक्षणिक और सामाजिक स्तर बढ़ चुका है, उसको बाहर भी निकाला जाना चाहिए आरक्षण से। मैं ये कह रहा हूं। एडवोकेट अजय कुमार दुआ, आपको क्या लगता है कानून के इस पूरे पचड़े को कहें, पेंच को कहें, मैं समझना चाहता हूं आपसे, सरल भाषा में समझाइएगा कि किस तरह से कानून में अब एक ऐसी व्यवस्था होने जा रही है जो कि पिछड़े वर्ग के लिए एक खुशखबरी लेकर आ सकती है। कुमार जी देखो, जो आज ये स्टेटमेंट या बिल जो कैबिनेट में रखा गया है जी, जिसको अप्रूवल की है, अभी इसकी कोई डिटेल तो सामने आई नहीं जी। जब तक डिटेल सामने ना आए तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताना तो संभव है नहीं। जैसे अपना नसीब ने कहा कि अभी तक डिटेल सामने नहीं है, लेकिन जो अभी यहाँ डिस्कशन हुआ, अपने पत्रकार साहब बताए बैठे हैं, अपना शंभू जी, उन्होंने बातें की, तो मुझे ये लगता है कि जो ये NSC-BC कमीशन बनाया गया है कि जो पहले कमीशन BC था उसको डिमोलिश कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह पर अब ये नया कमीशन ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकला सीधा साधा कि जो बैकवर्ड क्लासेज का पहले कमीशन बना हुआ था उसको रिपील किया जाएगा और उसकी जगह पर ये एक नया कमीशन लाया जा रहा है। और इसके अंदर इन्होंने ये साफ जोड़ दिया कि जो एजुकेशनली या सामाजिक तौर से पिछड़े हुए हैं ये उनके लिए है। तो अब एक सामने जो है साफ अपना उनका मकसद दिखाई दे रहा है कि BC के अंदर जो OBC बना हुआ था उसके अंदर सभी लोग आ जाते थे जो बैकवर्ड क्लासेस से संबंध रखते थे, उसके अंदर चाहे वो आर्थिक के अंदर हो या सामाजिक के अंदर हो, चाहे किसी प्रकार से भी हो, सबको उसके अंदर राइट मिलना था। लेकिन यहाँ पर इस अब कमीशन के गठन से क्या होगा कि जो सामाजिक या एजुकेशनली पिछड़ेपन से हैं उनको ही आगे लिया जाएगा, सभी लोग इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। जैसे कि हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण चला तो उसके अंदर भी इनका यही एक सामने परिभाषित किया गया था कि हम लोग यहाँ पर जो है सामाजिक तौर से और एजुकेशनिक तौर से पिछड़े हुए वर्ग से लोग हैं, हमारे के अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं है, हमारे पास सामाजिक तौर से भी हमारे अंदर पिछड़ापन है। तो मुझे लगता है कि ये जो कमीशन है इन्हीं परिस्थितियों को देख करके इनको आगे कुछ लाभ देने के लिए और इनकी बातें जो आगे चलाने के लिए इस कमीशन का जो गठन किया जा रहा है। और इससे यह भी स्पष्ट लगता है कि सिर्फ जातों के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, देश के अंदर जो ऐसा वर्ग है उसको आगे लेने के लिए इस कमीशन का गठन किया जा रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट चीजें सामने आ रही हैं। और बाकी जो विशेष चर्चा है जो आगे क्या चीजें इसके अंदर निकल के आएंगी, जब तक पूरा बिल पार्लियामेंट के अंदर ना आ जाएगा तो इसके ऊपर अभी से कोई राय देना जो है, बताना कानून क्या कहता है क्या नहीं, वो मुश्किल है। इसलिए क्योंकि जैसे अभी शंभू जी ने कहा कि 366 के अंदर है कि एजुकेशनली बैकवर्ड या सामाजिक तौर से बैकवर्ड कौन है उसको दोबारा से परिभाषित किया जाएगा। जब तक उसकी परिभाषा सामने नहीं आ जाएगी तभी तक इसके ऊपर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। शंभू भद्र, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रदीप हुड्डा आपसे सवाल करना चाहता हूं। इससे पहले जो पिछड़ा वर्ग का आयोग जो कार्य कर रहा था उसमें ऐसी क्या कुछ खामियां आप देखते हैं
जो कि इस नए आयोग से पूरी हो जाएंगी? सबसे बड़ी खामी जो है वो तो यही है कि वो वैधानिक था, ये संवैधानिक है। अभी कोई जो भी डिसीजन लेना है वो तुरंत डिसीजन लिया जा सकता है। जैसा कि नसीब जी ने कहा, प्रदीप जी ने कहा, शंभू जी ने, मेरे मित्रों ने कहा कि उसको अप्रूव करना, फिर कोई कोर्ट में चैलेंज करता, वो एक लंबा प्रोसेस था। उस प्रोसेस को इमीडिएट और जल्दी करने के लिए अगर कोई काम हमें देश के विकास के लिए करना तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और इसको जो जोड़ा जा रहा है, आप देखिए सामाजिक और एजुकेशनली, शैक्षणिक, उस चीज के प्रति देख रहे हैं तो देश में समाज का और शिक्षा का विकास हो रहा, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, देश विकसित होगा उसमें। और हमारी सोच ये है कि इस देश को विकासशील से लेकर विकसित करना है। ठीक है जी। शंभुभद्र, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि इसके दो पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है कि बदलाव करना है और स्टेट को इसमें छेड़ा नहीं जा रहा है। जो सरकारें, राज्य सरकारें जो अपने राज्य में करना चाहती है वो कर सकती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लेकिन इसमें जो खतरा, जो संदेह आप कर सकते हैं, वो संदेह ये कर सकते हैं कि कहीं सरकार आरक्षण के रिवाइजिंग के नाम पे कुछ ऐसा तो नहीं करेगी जो कि संघ के आइडियोलॉजी से लिंक करता हो या फिर मेल खाता हो, जो कि वो बार बार आरक्षण नहीं होने की दावेदारी करता रहा है। तो कहीं इस आड़ में एक खतरा जो दूर में दिखाई देता है कि सरकार इस आशंका तो जाहिर होती है। ये निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन एक ये पीछे खतरा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस तरह की चीजें भी हो सकती है कि रिवाइजिंग के नाम पे कुछ लोग आरक्षण को कैसे कम किया जाए या कैसे कम किया जाए या दुरुपयोग किया जाए, कुछ भी इसे कहा जा सकता है, शब्द कुछ भी जोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एडवोकेट अजय कुमार, जैसे शंभू जी ने कहा कि इसके अंदर शंका है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई शंका वाली बात आती है सामने, क्योंकि इसके अंदर जो मेन बाबा अंबेडकर साहब के उसके अनुसार चला आ रहा है SC/BC के लिए, वो तो उनको तो छेड़ नहीं रहे, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। जो OBC या BC के अंदर कर रहे हैं बदलाव, वो किसी एक अपना स्टेट के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश के लिए उसका बदलाव है। उसके अंदर सभी को मौका मिलेगा और उसमें क्या होगा कि जो नए से जो परिभाषित किया जाएगा उसके अंदर वो देखेंगे कौन व्यक्ति जो है इसके अंदर सामाजिक तौर से पिछड़ा हुआ है या कौन व्यक्ति जो है वो एजुकेशनली पिछड़ा हुआ है, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। जो इससे ऊपर हो चुके हैं वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग जो BC के अंदर ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा, अब वो लोग आगे आ जाएंगे और जिनको ये मौका नहीं मिलता था वो उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। एक बात और बताऊंगा मैं, ठीक है, जैसे अब हरियाणा के अंदर आरक्षण चला तो लोगों की डिमांड थी कि इसको सेक्शन अपना शेड्यूल 9 में डाला जाए। जी। तो ये एक उसका ही बदलाव है। ठीक है, क्योंकि जो एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक के बाद भी करेंगे चर्चा। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।